नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में हुए कुछ अहम बदलावों और नई योजनाओं पर गहराई से नज़र डालेंगे। जी। हमारे पास जो नोट्स और लेख हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और सामाजिक स्कीमों तक काफ़ी कुछ कवर किया गया है। जी हाँ, काफी गतिविधियां हैं। कोशिश ये रहेगी कि यूपी में जो कुछ चल रहा है उसकी एक साफ तस्वीर मिल सके, क्या है जो वाकई महत्वपूर्ण है और उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत एक थोड़ी अनोखी जानकारी से। क्या आपको पता है कि बुलंदशहर के खुर्जा में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क बना है? अच्छा, सिरेमिक वेस्ट पार्क। हाँ, टूटी हुई टाइलों और पॉटरी के कचरे से बना पार्क। अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। कचरे का सही इस्तेमाल। है ना। खैर, सबसे पहले बात करते हैं बड़े निर्माण और शहरी विकास की। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें, पुल और नई इमारतें बनाने पर काफी जोर है। हाँ बिल्कुल। खासकर शहरों को आधुनिक बनाने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दो शहरों तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा, मिसाल के तौर पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक साथ 7 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। 7 नए एक्सप्रेसवेज? जी हाँ, इसमें चित्रकूट लिंक है, झांसी लिंक है और एक बड़ा विंध्या एक्सप्रेसवे भी शामिल है। और गंगा एक्सप्रेसवे पर तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, 24 घंटे में सबसे ज्यादा सड़क बनाने का। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि रफ्तार काफी तेज रखी गई है। हाँ, रफ्तार तो दिख रही है। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, लखनऊ में वो गोमती नगर रेलवे स्टेशन, हाँ, वो देश का पहला प्राइवेट मैनेजमेंट वाला स्टेशन बन गया है। जी, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। और वाराणसी में भी एक आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की योजना है। लॉजिस्टिक्स पार्क तो सामान की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। हाँ बिल्कुल, व्यापार और आवागमन को सुगम बनाने पर फोकस साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और साथ ही खास तरह के उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा। हाँ, नोएडा तो हमेशा चर्चा में रहता है। जी, वो एक बड़े टेक और इंडस्ट्री हब के तौर पर उभर रहा है। वहां भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री लग रही है। टेम्पर्ड ग्लास जो फोन स्क्रीन वगैरह में लगता है? हाँ, उसी तरह का मजबूत ग्लास। और इससे भी बड़ी बात, देश का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर भी नोएडा में ही खुल रहा है। 3 नैनोमीटर? ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है ना? बिल्कुल। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ये बहुत अहम हो सकता है। अरे वाह, चिप डिजाइन सेंटर। और मैंने ये भी पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट भी हैदराबाद के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर हाँ, वो भी नोएडा में ही खोल रहा है। और फ्रांस की वो कंपनी डसॉल्ट एविएशन, राफेल वाली। हाँ वही, वो नोएडा एयरपोर्ट पर विमानों के रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO का सेंटर। हाँ, और एक यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रही है। ये तो एरोस्पेस सेक्टर में बहुत बड़ी बात है। यकीनन। ये दिखाता है कि यूपी सिर्फ आईटी सर्विस पर ही नहीं रुक रहा, बल्कि हाई एंड इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी भी लग रही है। लोहुम कंपनी लगा रही है। लिथियम रिफाइनरी? जी हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। जी हाँ, बैटरी के लिए जरूरी लिथियम को रिफाइन करने के लिए। और एक और दिलचस्प बात, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है ना? हाँ, वहां एक रडार फैक्ट्री भी लग रही है, करीब 400 करोड़ की लागत से। अच्छा, तो एक तरफ कनेक्टिविटी सुधर रही है, दूसरी तरफ नए उद्योग और टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है। जी पूछिए। इतने बड़े पैमाने पर विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन कैसे बन रहा है? क्या इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, कुछ कोशिशें तो दिखती हैं, जैसे गाजियाबाद में पहला ग्रीन डेटा सेंटर खुला है। ग्रीन डेटा सेंटर? हाँ, जो कम ऊर्जा इस्तेमाल करे और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हो। और वहीं के नगर निगम ने देश का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड भी जारी किया है। ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण वाले प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा? बिल्कुल। शहर अपने इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटा रहा है इससे। इसी तरह गोरखपुर में टोरेंट ग्रुप राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये तो फ्यूचर फ्यूल माना जाता है। हाँ, पारंपरिक ऊर्जा का एक साफ विकल्प हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन बॉन्ड, और मैंने सुना वाराणसी में रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल भी लगाए हैं। हाँ, वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, भारत में अपनी तरह का पहला। और लखनऊ को जीरो नेट वेस्ट सिटी का दर्जा मिला है। बुलंदशहर का वो सिरामिक वेस्ट पार्क भी इसी कड़ी में आता है। लेकिन क्या ये काफी है, खासकर जब हम थर्मल पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं? खुर्जा में जहां सिरामिक पार्क है, हाँ, वहाँ एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन भी शुरू हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था शायद मई 2025 में।
तो ये संतुलन कैसे बनेगा? देखिए, ये एक क्लासिक दुविधा है, विकास की जरूरतें और पर्यावरण की चिंताएं। थर्मल पावर तुरंत और ज्यादा ऊर्जा देता है, जबकि ग्रीन एनर्जी को स्केल अप करने में अभी वक्त लग सकता है। शायद कोशिश एक मिक्स बनाने की है। मिक्स? जैसे वो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चल रही है। हाँ, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वाली। बिल्कुल, उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। यूपी जुलाई 2025 में इस योजना में सबसे आगे था और लक्ष्य है मार्च 2027 तक करीब 8 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाना। अच्छा, इसमें सब्सिडी अलग-अलग है शायद? हाँ, 1 से 2 किलोवाट के लिए अलग, 2 से 3 के लिए अलग और उससे ज्यादा के लिए भी प्रावधान है। ये सब्सिडी वाली बात तो आम लोगों के लिए काफी काम की हो सकती है। जी। अच्छा, और पर्यावरण से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प खबर थी प्रयागराज से। वहां गंगा यमुना के बीच कोई पुरानी भूली बिसरी नदी के निशान मिले हैं। हाँ, ये एक काफी रोमांचक खोज है। अनुमान है कि ये नदी करीब 200 किलोमीटर लंबी हो सकती है। 200 किलोमीटर? जी। ऐसी खोजें हमारे इतिहास और भूगोल दोनों की समझ को बदल सकते हैं। सही बात है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के और क्या प्रयास दिख रहे हैं? कई हैं। जैसे काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक फ्री घोषित करना एक अहम कदम है। हाँ, ये जरूरी था। और कई जगहों पर पार्क बन रहे हैं। लखनऊ में वो स्वास्तिक कमल पार्क, नोएडा में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में वीर रथ पार्क, सोनभद्र का लखन जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क? हाँ, फॉसिल्स का पार्क। उसे तो यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में भी शामिल करने की बात चल रही है। अरे वाह! और वन्य जीवों के लिए भी कुछ हो रहा है? मैंने दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ पढ़ा था। हाँ, दुधवा में काफी कुछ नया मिला है। 110 से ज्यादा नई तितलियों की प्रजातियां मिली हैं। 110? जी। और एक बहुत ही दुर्लभ सांप भी खोजा गया है, एहतुल्ला लोंगेरोस्ट्रिस। क्या नाम है? हाँ, इसके अलावा 4 जगहों पर हस्तिनापुर, पीलीभीत, सोहागी बरवा और रानीपुर जानवरों के लिए आधुनिक रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। और नदियों के लिए नमामि गंगे का कुछ असर? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत करीब 50 छोटी बड़ी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम हुआ है। लगभग 3,363 किलोमीटर। अच्छा, और वो एक जापानी तकनीक से जंगल उगाने वाली बात क्या थी? हाँ, मियावाकी तकनीक। प्रयागराज नगर निगम इस तरीके से छोटे इलाकों में तेजी से घने जंगल उगा रहा है। मियावाकी? जी। और अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस के पास एक आर्टिफिशियल वेटलैंड, मतलब एक कृत्रिम झील जैसी बनाने की भी योजना है। लेकिन हाँ, साथ ही जेवर एयरपोर्ट के पास जो धनौरी वेटलैंड है, उसको लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। तो जैसा मैंने कहा, संतुलन बनाने की चुनौती तो बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के बाद अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हैं। चिप डिजाइन सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट की बात तो हमने की, और क्या चल रहा है इस फ्रंट पर? देखिए, यूपी खुद को एक टेक हब बनाने की कोशिश में पूरी तरह लगा हुआ है। जी। नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, लखनऊ में देश की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब। ड्रोन फोरेंसिक लैब? ये क्या है? मतलब ड्रोन से जुड़े अपराधों या हादसों की जांच के लिए खास लैब। ये हार्डवेयर और स्पेशलाइज्ड टेक के उदाहरण है। गाजियाबाद का वो ग्रीन डेटा सेंटर भी अहम है, क्योंकि आजकल डेटा स्टोरेज की जरूरत तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ, वो तो है। डिजिटल गवर्नेंस में भी कुछ नया हुआ है। हाँ, कुछ पहले हैं, जैसे अब राज्य में जो भी रिसर्च पब्लिश होगी उसके लिए DOI लेना जरूरी कर दिया गया है। DOI मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर? जी हाँ, इससे रिसर्च की प्रामाणिकता और पहुंच दोनों बढ़ेगी। टीकाकरण के लिए एक नया ऐप राइज लॉन्च हुआ है। राइज ऐप, हाँ। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन के लिए एक पोर्टल बना है, उसे स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ये दिखाता है कि वो शायद प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। अच्छा, और शिक्षा और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है इसमें? वो भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, उनका रोल तो काफ़ी अहम दिख रहा है। कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने के मामले में देश के टॉप संस्थानों में शामिल हैं, शोध गंगा पोर्टल के डेटा के हिसाब से। लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मतलब BBAU ने तो कमाल ही किया है। गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने का पेटेंट हासिल किया है। क्या? गोबर से बायोप्लास्टिक? जी हाँ, ये तो सच में कमाल का इनोवेशन है ना? और IIT कानपुर ने सोलर एनर्जी से चीजों को सुखाने की मतलब डिहाइड्रेट करने की तकनीक विकसित की है। लखनऊ की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU में इन्फोसिस एक मॉडर्न मेकर्स लैब बना रही है। मॉडर्न मेकर्स लैब? हाँ, शायद छात्रों को नई टेक्नोलॉजी सीखने और प्रैक्टिकल अनुभव देने में मदद करेगी। अच्छा,
और स्पेस सेक्टर में भी कुछ हुआ था ना, आपने बताया था। हाँ, कुशीनगर से इसरो और एक प्राइवेट कंपनी त्रिकुटा टेक ने मिलकर छोटे रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किए थे। सफल रहे वो। और लखनऊ के ही सुधांशु शुक्ला एक प्राइवेट मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर भी गए। अच्छा। तो एरोस्पेस और स्पेस टेक में भी दिलचस्पी दिख रही है। एक और अहम बात बताना भूल गया, यूपी एग्रोवोल्टेक सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। एग्रोवोल्टेक, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि खेतों में फसल के साथ साथ सोलर पैनल लगाकर बिजली भी पैदा की जा रही है, मतलब जमीन का दोहरा उपयोग। अरे वाह, खेती भी और बिजली भी। जी। अच्छा, तो ये टेक और इनोवेशन वाली बातें हुई। अब आते हैं उन योजनाओं और बदलावों पर जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। मतलब समाज कल्याण, संस्कृति और गवर्नेंस। यहाँ क्या खास हो रहा है? यहाँ भी काफी सारी पहलें हैं, लिस्ट लंबी है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना 2.0 शुरू हुई है। सवेरा योजना, ये पुलिस से जुड़ी है शायद? हाँ, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए। फिर ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल कलेक्शन जैसे कामों से जोड़ने के लिए विद्युत सखी कार्यक्रम चल रहा है। विद्युत सखी, अच्छा। पानी बचाने के लिए जो अमृत सरोवर बन रहे हैं, उनके निर्माण में यूपी देश में सबसे आगे बताया गया है। नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए काशी घोषणा पत्र जारी हुआ है। और भी कई योजनाएं हैं शायद? अब बहुत हैं, जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन और सिखों के लिए पंच तख्त यात्रा योजना में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। अच्छा। यूपी होमस्टे नीति 2025 आई है, जिससे लोग अपने घरों में पर्यटकों को ठहरा सकेंगे, कमाई कर सकेंगे। होमस्टे, ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ, खास जरूरत वाले बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटर खुल रहे हैं। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार चल रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार स्कूलों के लिए? जी। और राज्य ने 2027 तक बाल मजदूरी पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक? ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बिल्कुल। किसानों के लिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विश्व बैंक की मदद से यूपी एग्रिस कार्यक्रम चल रहा है। यूपी एग्रिस? हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। 1 लाख? पहले कम थी? हाँ, पहले 51,000 थी शायद। रेशम कीट पालन के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाली रेशम सखी योजना है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से महिला उद्यमियों के लिए स्वावलंबन योजना शुरू हुई है। महिलाओं के लिए काफी कुछ है। जी। मनरेगा में 100 दिन का काम देने की गारंटी में यूपी अव्वल बताया गया है और मजदूरी भी बढ़कर 252 रुपए प्रतिदिन हो गई है। अच्छा। मदरसों में शुरुआती कक्षाओं मतलब क्लास 1 से 3 में अब एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है। और 9 नई फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की सुविधा दी गई है। ठीक है। गवर्नेंस में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कोई नई नियुक्ति या कोई रिकॉर्ड वगैरह? हाँ बिल्कुल। शशि प्रकाश गोयल राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। ओके। और एक रिकॉर्ड बना है, योगी आदित्यनाथ गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। जी। और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। ठीक है। अब जरा संस्कृति और विरासत के मोर्चे पर आते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के प्लास्टिक मुक्त होने की बात तो हमने की, और क्या चल रहा है? हाँ, और भी बहुत कुछ है। ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन होना है। ये एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? जी। शाहजहांपुर के कस्बे जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का फैसला हुआ है। नाम बदला गया है। हाँ। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बिल्कुल। कानपुर में बिठूर महोत्सव मनाया गया। मथुरा में एक हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिसके लिए मिनी लिंक एक्सप्रेसवे भी प्लान किए जा रहे हैं। हेरिटेज कॉरिडोर? हाँ। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का 3रा संस्करण हुआ। सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। संभल में एक स्थानीय मेला, नेजा मेला, उसे प्रतिबंधित किया गया है। अच्छा, प्रतिबंधित भी हुआ है? जी। बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाने की बात है। और प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव और कुंभ मेला, वो तो बहुत बड़ा आयोजन रहा होगा। बिल्कुल। महाकुंभ 2025 तो बहुत ही बड़ा इवेंट था। इसके लिए खास FM रेडियो चैनल भी शुरू किए गए थे, कुंभवाणी और मंगलध्वनि। कुंभवाणी? हाँ। गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी की झांकी का थीम भी कुंभ से ही जुड़ा था, समुद्र मंथन। और अनुमान लगाया गया था कि करीब 66 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में आएंगे। 66 करोड़? ये तो अविश्वसनीय संख्या है। जी, अनुमान था।
अच्छा, क्या राज्य को कोई खास पहचान या पुरस्कार भी मिले हैं हाल में? हाँ, कुछ मिले हैं। बहराइच का एक गांव है कारीकोट, उसे सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ICRT अवार्ड। कारीकोट गांव। हाँ, एक बुनकर हैं मोहम्मद हनीफ अंसारी, उन्हें संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 मिला। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों और उद्योगपतियों को भामाशाह सम्मान दिया गया। भामाशाह सम्मान? हाँ, साहित्य में उदय प्रकाश जी को अजय स्मृति सम्मान 2025 मिला। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT कानपुर और वहां के एक प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल जी को मिला। खेलों में यूपी के 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया था और 10 लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 के लिए। काफी पुरस्कार है। हाँ, और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि यूपी गणितीय कंप्यूटर कौशल और क्रिटिकल थिंकिंग में युवाओं के बीच टॉप पर है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जी, और इंटर्नशिप के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा राज्य भी बताया गया। कौशाम्बी के SP ऑफिस को ISO सर्टिफिकेट मिला और यूपी विधानसभा वो देश की पहली ऐसी विधानसभा बनी जहां 5 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा है। 5 भाषाओं में? जी, कमाल है। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ और अहम बातें जो रह गई हों? हाँ, हमने पहले ड्रोन फोरेंसिक लैब, पहला आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, फार्मा पार्क ललितपुर, AICT लखनऊ में प्रस्तावित और नए मेडिकल कॉलेजों बलिया बलरामपुर का जिक्र किया था। जी। शिक्षा के बजट पर खास ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। यूके के साथ मिलकर एक नई स्कॉलरशिप, चेवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप शुरू की गई है। चेवनिंग, ये तो प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है। बिल्कुल, और 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी फैसला हुआ है, जिससे राज्य में कुल 127 केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच स्वास्थ्य रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो ये भी दिखाते हैं कि सुधार के बावजूद बाल मृत्यु दर, मतलब शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो कि 38 है, और नवजात मृत्यु दर, न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, जो 28 है प्रति 1000 जन, ये अभी भी एक चुनौती है। इस पर और काम करने की जरूरत है। हाँ, ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक साथ कई चीजें हो रही हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, टेक्नोलॉजी पर फोकस है, पर्यावरण संतुलन की कोशिशें भी हैं और सामाजिक योजनाओं का एक बड़ा जाल भी बिछाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच साफ दिखती है। एक तरफ अपनी विरासत और पर्यटन को भुनाने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक उद्योग और तकनीक लाने पर भी उतना ही जोर है। कौशल विकास और शिक्षा पर निवेश हो रहा है। कुछ योजनाओं में राज्य का प्रदर्शन अच्छा बताया गया है और कुछ राजनीतिक रिकॉर्ड भी बने, जैसा हमने बात की। लेकिन हाँ, जैसा हमने देखा, बाल मृत्यु दर जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हालिया गतिविधियों की एक कह सकते हैं झलक। बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ रहा है, पर्यावरण को लेकर थोड़ी या शायद थोड़ी ज्यादा जागरूकता दिख रही है, टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है और साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक पहले भी जोरों पर चल रही हैं। सब मिलकर एक काफी व्यस्त और बदलती हुई तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल, और इन सारे बदलावों के बीच सोचने वाली बात यह है, या एक सवाल जो उठता है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश अपनी सदियों पुरानी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, जैसे कुंभ है, अनगिनत ऐतिहासिक धरोहरें हैं, और इस नए तेज रफ्तार वाले आधुनिकीकरण, जैसे AICT की बात हो रही है, चिप डिजाइन सेंटर्स बन रहे हैं, इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? हाँ, ये संतुलन साधना जरूरी होगा। बिल्कुल, भविष्य में राज्य की पहचान इसी संतुलन पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। ये एक सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखी जा सकती है कि ये संतुलन कैसे साधा जाता है। सही कहा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया।